तो चलिए बच्चों, अभी हमने क्या जाना था कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हमें ये पता चल गया था कि ध्वनि किसी भी वस्तु के कंपन में आने के कारण उत्पन्न होती है ना। अब हमें ये जानना है कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस तरीके से होती है या फिर किस प्रकार से हम ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं। हमारे पास क्या कोई एक ऐसी चीज है जो कि कंपित होती है और इस कारण हम ध्वनि निकाल पाते हैं, हम ऐसे बोल पाते हैं। तो यही सब हमें जानना है। तो अब आप देखिए कितना मजेदार है ना ये जानना। हमें ये जानना है कि हम बोल कैसे पा रहे हैं, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए बच्चे, आइए इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो कुछ क्रियाकलाप की मदद से और कुछ अच्छी चीजों की मदद से आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न ये आता है, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई एक ऐसा भाग है जो कि कंपित होता है जिसके कारण ध्वनि निकलती है। अब जैसे कि बच्चों, हमें पता है कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण ही क्या है, कंपन। तो हमारे शरीर का कोई एक ऐसा भाग है क्या जो कि कंपित होता है। तो बिल्कुल बच्चों, ऐसा ही है। अब आइए उस भाग के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, मनुष्य में क्या होता है, एक वाक यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स होता है। अब वो वॉइस बॉक्स होता कहाँ है, वो बच्चों हमारे गले के पास होता है, यहाँ पे, है ना। अब अगर मैं जैसे यहाँ बोल रही हूँ और मैंने यहाँ पे अपनी 2 उंगलियां रखी हुई हैं, या आप ये कह लीजिए 2 उंगलियां ही है, हाँ। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कंपन महसूस हो रही है, हल्की हल्की सी। तो अब कंपन किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, किस प्रकार से ध्वनि आ रही है, तो हमें ये सभी जानना है। तो बच्चों, ऐसा होता क्या है, मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ या फिर लैरिंक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अगर आप अपने यहाँ पे गले को, कंठ को, यहाँ पे आप अगर इसे छूकर देखें और अगर आप कुछ ऐसे सटके तो आपको सटकता हुआ ऐसे महसूस होता है, आपको प्रतीत होता है ना। तो ऐसा क्या है बच्चों, यही हमारे शरीर का जो भाग है जिसको कि हम वाक यंत्र कहलाता है। ये जो हमारी विंड पाइप है, ये विंड पाइप के ऊपर होता है बच्चों, उसके ऊपरी सिरे पर होता है। और ये किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा वॉइस बॉक्स यानी कि आप ये कह लीजिए वाक्य यंत्र है। वाक्य यंत्र या कंठ के आर पार बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 वाक तंतु हैं यानी कि 2 वोकल कॉर्ड्स हैं। और इसके बीच में अगर आप देखेंगे बच्चों, आपको एक बहुत ही पतली सी झिर्री देखने को मिलेगी, जिसमें से वायु क्या कर सकती है, वहां से निकल सकती है या फिर आ सकती है। ठीक है। अब ये काम किस तरीके से करता है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब बच्चों देखिए, ये जो लैरिंक्स है, ये जो हमारा कंठ है ना, वाक्य यंत्र, ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे फेफड़ों से जुड़ा है। ठीक है। अब जैसे ही हवा हमारे, मतलब हम वायु को अंदर ले रहे होंगे और ये हमारे वाक तंतु के बीच में फंसी होगी, है ना। तो जैसे ही जो हमारे फेफड़े हैं वो तेजी से उस वायु को खींचेंगे, तो क्या होगा, ये जो वाक तंतु है ये क्या हो जाते हैं, या तो ये ढीले हो जाते हैं या कस जाते हैं, यानी कि इनमें एक प्रकार से कंपन आ जाती है और जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो पाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं, जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु जो होता है बच्चों, वो हमारे मांसपेशियों से जुड़े होते हैं और ये हमारे तंतुओं को तना हुआ या ढीला भी कर सकती है। और इसी कारण बच्चों, ढीला करना या उसे तना हुआ करना, इसी कारण हमें अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होने को मिलती है। अगर आपका वाक तंतु तने हुए हैं और पतले होते हैं, तब क्या होता है बच्चों, वाक ध्वनि का प्रकार और उसकी गुणता भी वाक तंतु के ढीले और मोटे होने से अलग होती है। तो हम इसे फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे वाक तंतु है, इसके बीच में हमारी एक पतली सी झिर्री है, जिसमें से कि जो हमारे फेफड़े हैं वो बलपूर्वक हवा को खींचते हैं, जिसके कारण जो हमारे वाक तंतु हैं या तो वो तन जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक प्रकार से कंपन उत्पन्न होती है और इसी तरीके से बच्चों हम ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। और इसी कारण वो जो ध्वनि होती है वो अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज पर निर्भर करता है कि जो हमारे वाक तंतु हैं वो ढीले हैं, तने हुए हैं, पतले हैं या फिर मोटे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ये समझ के कि हम किस प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं।
आइए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे यह देखने के लिए कि वाक तंतु किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस वाक तंतु में अब आपको बच्चों क्या करना है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपने इन दोनों बच्चों को देखा कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो रबड़ की शीट ले ली, पतली पतली सी। आप गुब्बारे की भी दो शीट ऐसे ले सकते हैं ना, जैसे गुब्बारा फूट जाता है तो वो फट जाता है, तो आप ऐसे वो भी दो शीट ले सकते हैं। खींचा और एकदम टाइट करके अपने मुंह के बीच में रखा, यहाँ पे है ना, मुंह के बीच में, ऐसे नहीं कि मुंह के अंदर ही रख लिया, ऐसे मुंह के पास रखा। अब क्या करा, उन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पे थोड़ी सी हवा फूकी। तो बच्चों जैसे ही आप हवा फूकेंगे तो क्या होता है कि वो जो दोनों हमारी प्लास्टिक की शीट है वो कैसे हो जाती है, वो कंपन करने लग जाती है ना, फड़फड़ाने सी लगती है। तो उसके कारण हमें वहां से एक आवाज उत्पन्न होती हुई दिखती है। तो इसी कारण बच्चों जैसे ही हमारे दो वाक तंतुओं के बीच में से जो झिर्री है, जहां से वायु निकलती है फेफड़ों के द्वारा, तो क्या होते हैं, ये दोनों ही वाक तंतु क्या करने लग जाते हैं, कंपन उत्पन्न करने लग जाते हैं, जिसके कारण बच्चों हम वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है और हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, हमारे वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड भी ठीक इसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार से, वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन क्या कहाँ हो रही है, हमारे कंठ में। और कंठ में कहाँ, हमारे वाक्य यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स में। और किसके कारण होती है, वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड के कंपन के कारण। है ना बच्चों, कितना मजेदार कि हम किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अब एक मजेदार तथ्य जानने की तैयारी है, लेकिन वो मजेदार तथ्य जानने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। और मेरा प्रश्न ये है, आपने ये जरूर देखा होगा कि हमें मतलब अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन लेकिन एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि आप जितने भी आप देखेंगे कि जो महिलाएं होती हैं उनकी जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी आप देखेंगे कि थोड़ी हल्की होती है, लेकिन जो जितने भी आप पुरुष देखेंगे उनकी जो ध्वनि होती है वो थोड़ी मोटी होती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही मजेदार तथ्य जानना है। और वो मजेदार तथ्य क्या है बच्चों, वाक तंतुओं की लंबाई। जो बच्चों वाक तंतु होते हैं पुरुषों और महिलाओं में वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, और इसी कारण बच्चों हमें अलग प्रकार की ध्वनियां सुनाई को देती हैं। तो पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई है वो लगभग 20 mm होती है, 20 मिलीमीटर। और महिलाओं में इसकी लंबाई बच्चों लगभग 15 मिलीमीटर होती है। तो बच्चों अब आप देख लीजिए कि कितना कितना डिफरेंस है ना, कितना अंतर है। और छोटे बच्चों की तो बहुत ही कम होती है। इसी कारण पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जो ध्वनियां है वो अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही होता है ना बच्चों, जैसे आपने कहीं फोन लगाया तो किसी ने एकदम से फोन उठा लिया, है ना। अब क्या हुआ कि, या फिर ये कह लीजिए आपके पास एक फोन आया, आपने फोन उठाया, तो आप एकदम से पता लगा लेते हैं। और मतलब वो नंबर सेव नहीं है, आप नहीं जानते वो किसके नंबर से फोन आ रहा है। आप एकदम से पता लगा लेते हैं कि किसी महिला की आवाज है, किसी पुरुष की आवाज है, या किसी छोटे बच्चे की आवाज है। क्यों, क्योंकि वो सभी ध्वनियां आपस में अलग अलग है। और किस प्रकार से अलग अलग है, क्योंकि वाक तंतुओं की लंबाई अलग है। तो है ना एकदम मजेदार तथ्य। आज आपको पता भी चल गया होगा कि हम कैसे एकदम से पता लगा लेते हैं कि पुरुष है, महिला है या बच्चा है कोई। तो वो वाक तंतुओं की लंबाई के कारण होता है। आइए बच्चों, अब हम यहाँ ये जानेंगे कि ठीक है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है कंपन के कारण। कंपन जो है वो तो हो रहा है, लेकिन क्या ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए या फिर ध्वनि को संचरण यानी कि ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो वैसे तो बच्चों आपको इस चीज का जो मैं अगर आपको बताऊं निष्कर्ष मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। पहले ही कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कंपन उत्पन्न होती है तो वायु के कण क्या होते हैं, वो भी कंपन करने लग जाते हैं, और इस कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो हाँ जरूर बच्चों, उन्हीं कणों के द्वारा जो ध्वनि है वो क्या कर पाती है, संचरण कर पाती है, ट्रेवल कर पाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम एक प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, या तो एक धातु का ग्लास या फिर एक ग्लास ले लीजिए। ठीक है, अब लेकिन ये ध्यान रखिए वो जो ग्लास हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने एक गिलास लिया,
ठीक है। लेकिन वो जो गिलास है वो क्या होना चाहिए, वो सूखा होना चाहिए, उसमें कोई पानी ना हो। अब आपने क्या करा, आपने उसमें एक फोन रख दिया, मोबाइल फोन रख दिया। अब आपने क्या करा, अपने दोस्त से कहा कि इस पे फोन करो। तो जैसे ही फोन होता है तो फोन एकदम से हिलने लग जाता है और आपको एकदम से आवाज आने लग जाती है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या देखा, अगर आप इस ग्लास को पकड़े और अपने मुंह में ऐसे दबाएं और इसके अंदर की जितनी भी वायु है उसे खींच लें और फिर से इशारा करके एकदम से अपने दोस्त को कहें दोबारा से फोन करने के लिए, तो आपको महसूस होगा कि जो आवाज है या तो वो बिल्कुल आ ही नहीं रही होगी अगर आपने वायु बहुत अच्छे से खींच ली होगी, और अगर आ भी रही होगी तो बहुत ही कम होगी। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि जब आपने उस ग्लास में जितनी भी वायु थी वो सारी खींच ली। अब वहां पे कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसके द्वारा ध्वनि क्या कर सके, संचरण कर सके। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यदि अगर आपको किसी भी ध्वनि का सुनना है तो उस ध्वनि का संचरण करना बहुत ही आवश्यक है, और वो संचरण किसी ना किसी माध्यम से ही हो सकता है। तो वायु क्या है, एक प्रकार की गैस ही है, मिक्सचर है गैस का, भिन्न प्रकार की गैस होती है उसमें। तो क्या होती है, वो जैसे ही वायु के कण क्या होते हैं, कंपन करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, उस वायु के लिए, उस ध्वनि के लिए एक माध्यम बन जाते हैं संचरण करने का, जिस कारण हम उस ध्वनि को सुन पाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष मिल रहा है बच्चों, यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए ही तो बच्चों, अगर आप जाने इस बात को, हम क्या होता है, निर्वात वैक्यूम यानी कि स्पेस में हम ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, निर्वात है, कोई भी वायु नहीं है, कोई वायु का कण भी नहीं है। तो अगर कोई कण ही नहीं है तो कोई माध्यम ही नहीं है, मतलब माध्यम ही नहीं होगा तो कंपन ही नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कितनी सारी चीजें जोड़ पा रही हूं मैं आपस में। तो आप ये देखिए, वायु नहीं है, ठीक है, वायु नहीं है तो वायु के कण भी नहीं है, वायु के कण नहीं है तो कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है तो कोई कंपन नहीं है, और कोई कंपन नहीं है तो कोई ध्वनि नहीं है। तो देखिए बच्चों, कितनी बेहतरीन तरीके से समझा हमने इस चीज को। तो अगर वायु है, वायु के कण है, माध्यम है तो कंपन है, कंपन है तो ध्वनि है, और अगर इनमें से वायु ही नहीं है तो कण ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है, कंपन भी नहीं है और ध्वनि भी नहीं है। तो इसी तरीके से बच्चों, स्पेस में निर्वात यानी कि वैक्यूम होता है, कोई भी वायु का कण नहीं होता है, जिसके कारण हम वहां पे कोई भी ध्वनि सुनने में समर्थ नहीं होते, असमर्थ होते हैं। तो किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे कोई भी कण ही नहीं है ना, कोई भी कंपन ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। तो अब आपको समझ में आया बच्चों की जो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं, जो ऐसे स्पेस में जाते हैं, ऐसे चांद पे या ऐसे किसी और ग्रह पे, मंगल पे ही गए वैसे तो हमें वहां पे ध्वनि नहीं सुनाई देती। तो वो किस तरीके से, वो कुछ और मशीन का उपयोग करते हैं ऐसे ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। तो वो किसका कारण है, निर्वात की वजह से, वहां पे कोई भी कण नहीं है, ठीक है बच्चों। आइए अब हम और अच्छे से जानेंगे कि क्या जो द्रव पदार्थ होते हैं, क्या उनमें भी ध्वनि ट्रैवल यानी कि संचरित कर पाती है या नहीं। तो इसके लिए दोबारा से एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं, एक और प्रयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रयोग से बड़ी आसानी से समझ में आता है। अब आपको क्या करना है, एक टब ले लीजिए, टब ले लीजिए, कोई बाल्टी ले लीजिए, कोई भी एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा पानी भरिए। पानी भर दिया आपने, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने इसे पानी भर दिया। अब उसके अंदर एक घंटी डालिए और घंटी को बजाइए, और पानी के ऐसे सिरे पे, जैसे आप देख रहे हैं ये जो लड़का है, पानी के किनारे पे आपने अपना कान लगाया, आप ये देखने के लिए कि ध्वनि सुनाई देती है कि नहीं। तो जैसे ही घंटी बजी आपको ध्वनि सुनाई दी। क्यों बच्चों? क्योंकि चाहे बच्चों कोई भी गैस हो या कोई भी द्रव पदार्थ हो या कोई भी आपका ऐसे मजबूत चीज हो, हर कुछ चीज बच्चों किससे मिलके बनी है, कणों से, पदार्थ से मिलके बनी है ना। और बच्चों जब कभी भी कण होंगे तो वाइब्रेशन, कंपन होगी तो क्या होगी, ध्वनि ट्रैवल कर पाएगी, संचरित कर पाएगी और हमें वो सुनाई देगी। इसी प्रकार से जैसे ही घंटी यहाँ बजी, पानी के जितने भी कण थे वो क्या हो गए, वो कंपन करने लगे, जिसके
कारण ध्वनि को एक रास्ता मिल गया चलने के लिए और हमें वो ध्वनि सुनाई दी। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें ये जानना है, क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है, चल सकती है, संचरित कर सकती है? ठोसों मतलब सॉलिड तरीके की चीजों में। तो अब आपने यहाँ पे हम फिर से एक प्रयोग करने जा रहे हैं। आपने बच्चों एक लोहे का सरिया या कह लीजिए एक स्टील का सरिया लिया, उसके एक किनारे को, एक सिरे को आपने अपने कान पे लगा लिया। दूसरे सिरे पे आपने क्या करा, अपने दोस्त से करा, या तो उस पे ठक 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 करो या उसको ऐसे थोड़ा सा खुरेचो, कुछ भी करो। तो जब उसने ऐसा करा तो क्या हुआ, आपको दूसरे सिरे पे उसकी ध्वनि सुनाई दी। क्यों? वही बच्चों, कण है, कण कंपन करे, कंपन करने से क्या हुआ, ध्वनि को रास्ता मिला गमन करने का, है ना, चलने का, और इसलिए ही हम वहां से भी क्या सुन पाए, ध्वनि सुन पाए, है ना। तो बच्चों ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, जब हमने वो क्रियाकलाप करी थी ये जानने के लिए कंपन की ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हमने एक धातु का बर्तन लिया था, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक प्रकार का ठोस वस्तु ही तो ही है। तो जैसे ही आपने छड़ी से मारा तो हमें सुनाई दे रही थी उसकी आवाज। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे भी कण है ना, वो जैसे ही कंपन उत्पन्न करते हैं हमें ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि वहां पे गमन कर पाती है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ध्वनि क्या कर पाएगी, गमन कर पाएगी, चल पाएगी, और इसलिए ही इस बच्चे को वो आवाज सुनाई देती है। तो हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष मिल रहा है बच्चों, ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकते हैं। यानी कि बच्चों ध्वनि पानी, ठोस, यहाँ तक कि वायु तो है ही है, सब में गमन कर सकते हैं। यानी कि ध्वनि को संचित होने के लिए या फिर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। माध्यम नहीं तो ध्वनि भी नहीं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि हम ध्वनि को उत्पन्न कैसे कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है मेरे दिमाग में कि चलो ध्वनि को उत्पन्न करने का तो पता चल गया कि कंठ के कारण, वॉइस बॉक्स के कारण, वाग तंतुओं के कारण हम ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं, लेकिन हम उस ध्वनि को सुन कैसे पा रहे हैं? तो मतलब मेरे इशारे से आप समझ ही गए हो, कान की वजह से। पर ऐसा क्या है कि हम उसको सुन पा रहे हैं? तो चलिए उसे जानते हैं। पहले लेकिन एक प्रश्न है, तो आइए उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, उस प्रश्न को समझ लीजिए। क्या आपने खिलौना टेलीफोन कभी बनाया है? खिलौना टेलीफोन मतलब आपने कभी दो ऐसे ग्लास लिए और उनके बीच में ऐसे डोरी बांधी है। तो आपने क्या करना है, क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे दो ग्लास ले लेने हैं, चाहे प्लास्टिक के लें, चाहे थर्माकोल के, चाहे धातु के लें, और उनके बीच वहां पे छेद कर दीजिए नीचे की तरफ, जिससे कि वहां पे एक डोरी बांध सके। अब क्या करना है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक बच्चा बोले और एक बच्चा दूसरे ग्लास को अपने कान पे लगाए। तो क्या आपको कोई वहां पे ध्वनि उत्पन्न होती हुई दिखेगी? ध्वनि सुनाई देगी एक ग्लास से दूसरे ग्लास। तो ये क्या है, खिलौना टेलीफोन। तो क्या सुनाई देगी? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि वहां पे भी क्या होगा, कंपन होगा, कंपन के कारण ध्वनि आएगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि हम ध्वनि को हम सुन कैसे पाते हैं, जो कि अभी मैंने आपसे किया था, है ना। तो आइए उसे अब हम जानते हैं। कर्णपटल यानी कि ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के कारण बच्चों हम क्या कर पाते हैं, हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अब आखिर ये है क्या? तो बच्चों अगर आप अपना कान देखें तो कान का जो बाहरी हिस्सा होता है बच्चों, वो कैसा होता है, वो कीप की आकृति का होता है ना, फनल के जैसा होता है। तो जब कभी भी बच्चों इसमें ध्वनि एंटर करती है यानी कि प्रवेश करती है, तो वो एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली सी तानित, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पतली सी तानित झिल्ली है बच्चों, है ना, स्ट्रेट मेम्ब्रेन, और इसको ही हम क्या कहते हैं, कर्णपटल कहते हैं। तो ये कर्णपटल किस प्रकार से ध्वनि को सुनने में हमारी सहायता करता है? तो जैसे ही कान के हम वो जो ध्वनि थी वो हमारे कान में प्रवेश करी नलिका से गुजरती हुई, जैसे ही इस ईयर ड्रम पे कर्णपटल पे आके पड़ी, तो ये कर्णपटल क्या करता है बच्चों, ये कंपित होने लग जाता है। और बच्चों कंपन होगी तो ध्वनि हमें सुनाई देगी, है ना, कंपित होने लग जाता है। और इसके कंपन के कारण बच्चों ये क्या करता है, ये कंपन होने के कारण
कि ये जो कर्णपटे है, ये कंपित होने के कारण क्या करता है, हमारे आंतर कण यानी कि इनर कण ईयर को वो सारी कंपन भेज देता है। और जो इनर ईयर है बच्चों हमारा, वो क्या है, वो मस्तिष्क तक इन सभी ध्वनि को भेजने में हमारी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों ये हमारा इनर ईयर है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किस तरीके से? आप ये कह लीजिए मांसपेशियों के कारण। और जैसे ही इनर ईयर तक ये बात पहुंची, इनर ईयर ने वो बात कहाँ पहुंचा दी, मस्तिष्क तक। और इसी प्रकार से मस्तिष्क को क्या हो जाता है, एक तरीके का अनुभव हो जाता है कि हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है और हम उस चीज को सुन पाते हैं। तो बच्चों देखिए, ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं वाक तंतुओं के कारण, ध्वनि सुन पाते हैं कर्णपटय के कारण। ठीक है, क्योंकि कर्णपटय क्या है, एक तरीके की शीट है। जैसे ही ध्वनि उस पर पड़ती है वो कंपित होने लग जाता है। कंपित होते ही वो क्या करता है, आंतर कण तक वो बात पहुंचती है और वो बात फिर मस्तिष्क तक जा पहुंचती है और हमें पता चल जाता है कि वहां से हमें ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ से ध्वनि आई ए पार्ट से, कर्णपटय पे आके गिरी, कर्णपटय ने उसे इनर ईयर तक भेजा, इनर ईयर ने उसे बच्चों कहाँ भेज दिया, मस्तिष्क तक भेज दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से बच्चों हम ऐसी ध्वनियों को सुन पाते हैं। तो बच्चों आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं ये समझने के लिए कि जो हमारे कर्णपटे हैं वो किस प्रकार से काम करती है। तो इसमें हम क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं बच्चों, देखिए, आप एक थर्माकोल का ग्लास ले लीजिए। ठीक है, आपने गिलास लिया और कुछ भी ऐसे, या तो एक बॉक्स ली और उसके दोनों सिरों को काट दिया। देखो, ऊपर का सिरा तो खुला ही रहता है, नीचे के सिरे को आपने काट दिया। अब आपने क्या करा, जैसे कि जो हमारी कर्णपटय होती है वो एक तरीके की शीट होती है ना, प्लास्टिक तरीके की एक शीट होती है। तो हमने क्या करा, हमने भी एक गुब्बारे की शीट लिया या कोई भी एक प्लास्टिक की शीट ली और टाइट से करके उस ग्लास के ऊपर बांध दी। अब हमने क्या करा, उसके ऊपर हमने कुछ कण डाल दिए। कुछ कण किसके, या तो आप थर्माकोल के डाल दीजिए या फिर ऐसे कीजिए गेहूं के कण डाल दीजिए। और क्या कीजिए, नीचे की तरफ से क्या कीजिए, हरे हरे बोलिए चाहे कुछ भी बोलिए, कुछ एक ध्वनि उत्पन्न कीजिए। जैसे ही आप नीचे की तरफ से, यहाँ नीचे की तरफ से बच्चों आप ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो क्या होंगे, जो ये थर्माकोल के कण होंगे या फिर ये कह लीजिए जो गेहूं के कण होंगे, वो बच्चों क्या करने लग जाएंगे, ऊपर की तरफ उछलने लग जाएंगे। मतलब कि बच्चों उनमें एक प्रकार का कंपन आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों क्या होता है, हमारा ईयर ड्रम, ये प्लास्टिक की शीट भी क्या करेगी, कंपन करेगी और इसी प्रकार से हमें ध्वनि सुनने को मिलती है। तो बच्चों जो ये प्लास्टिक की शीट है ये हमारा कर्णपटय है और इसके ऊपर ऐसे जो हमारी वायु की कण है वो आके गिरे तो वो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, जिसके कारण हम उस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। तो हमें यहाँ से क्या निष्कर्ष मिलता है कि ध्वनि की प्रतिक्रिया में हमारा कर्णपटय उसी तरीके से कंपन करता है जिस तरीके से यहाँ पे ये रबर शीट और ये जो हमारे जो थर्माकोल के जो आपने दाने या फिर गेहूं के दाने डाले वो कंपन कर रहे हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हम ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं या फिर सुन पाते हैं। और इसी तरीके से बच्चों हमने ये भी देखा कि ध्वनि किसी भी तरीके के या फिर ये कह लीजिए ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए माध्यम की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो हम उस ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया।